नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकार है जिनकी उंगलियों में शब्दों ने नृत्य किया है, जिनकी कला ने कागज पर जीवन भर दिया है। ये एक ग्लोबली रिनोन्ड कैलीग्राफिस्ट है और आपको बता दें कि इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इन्हें राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जी हाँ, आज हमारे साथ है 16 ईयर ओल्ड गौरी माहेश्वरी जी। चलिए करते हैं इनका स्वागत और जानते हैं इनकी जीवन की प्रेरणाओं के बारे में। नमस्कार गौरी जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी जी, एट द वेरी यंग एज ऑफ 16 इयर्स, जहाँ पे किसी व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा का, पर्पस का कोई ज्ञान नहीं होता, वो अपने पर्पस को ही ढूंढता रहता है, और इतनी कम एज में आपने कैलीग्राफी जैसे क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयों को पाया है कि प्रधानमंत्री जी ने भी आपको सम्मानित किया है। तो हम आपसे विशेष जानना चाहेंगे कि आपने इस दिशा में अपनी जर्नी को कैसे शुरुआत किया। मेरा मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने कैलीग्राफी सीखना शुरू किया था जब मैं 6 इयर्स की थी। तो मुझे हमेशा से पेन्स का बहुत शौक था, पर क्योंकि 6 इयर्स में हम पेंसिल से लिखना शुरू करते हैं, जी। तो मुझे मना किया जाता था कि पेन से अभी मत सीखो। पर मेरे माता-पिता ने मुझे कभी नहीं रोका। उन्होंने बोला तुम जो सीखना चाहती हो सीखो। तो मैंने एक कैलीग्राफी कैंपेन हो रहा था स्कूल में, उसे जॉइन करने के लिए अपना इंटरेस्ट जताया और मम्मा ने सर से बात करी। इनिशियली उन्होंने भी थोड़ा-सा हेसिटेट किया कि इतनी सी एज में मैं अभी कैसे कैलीग्राफी सिखा सकता हूँ, अभी तो बच्चा एबीसीडी लिखना ही सीख रहा होता है। बिल्कुल। तो मैंने बोला नहीं, मुझे सीखना है, आप कैसे भी सिखाओ, मुझे सीखना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं सिखा देता हूँ। और पहली क्लास में मैंने बहुत मेस किया था, इंक विंक थोड़ा ढोला था क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था। पर सेकंड क्लास में थोड़ा बेटर हुआ और तीसरी क्लास से मेरा वर्क हमेशा पूरी क्लास को दिखाया जाता था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती रहती थी। मैं घर आके 3-4 घंटा सिर्फ कैलीग्राफी करती रहती थी। ओके। तो ये मेरी जर्नी थी कैलीग्राफी सीखने की। फिर 12 इयर्स की एज में मैं जब आई तब लॉकडाउन शुरू हो चुका था और मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनी आत्मनिर्भर भारत पर। तब मुझे लगा कि सिर्फ बड़े ही क्यों आत्मनिर्भर हो सकते हैं, मैं भी तो हो सकती हूँ। तो तब मैंने कैलीग्राफी सिखाना शुरू किया और चलते ही चलते आज मुझे कैलीग्राफी की 200 से ज़्यादा शैलियाँ आती हैं और मैं 15,000 से ज़्यादा लोगों को कैलीग्राफी सिखा चुकी हूँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। हमें कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतनी कम उम्र में 6 इयर्स की एज में आपने इसे सीखना स्टार्ट किया। और कब से आपने इसे सिखाना शुरू किया? 12 इयर्स की एज में मैंने 12 सिखाना। इयर्स, ओके। और आप 200 से भी ज़्यादा कैलीग्राफी के फ़ॉन्ट्स को जानते हैं। दिस इज़ रियली रियली कमेंडेबल। और ऐसा क्या था जिसने आपको इतना इस तरफ, एक कह सकते हैं कि इंस्पायर किया इसे कंटिन्यू रखने के लिए अपनी जर्नी में? क्या कोई पर्सन था जो आपको इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था? मेरी मम्मा मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि ओके। मैं जो भी करना चाहती हूँ उसे अच्छे से करूँ। उन्होंने मुझे कभी फ़ोर्स नहीं किया कि हाँ, तुम्हें सिर्फ़ पढ़ाई करनी है और जी। इसलिए मेरे पास कभी प्रेशर नहीं था। हालाँकि ओके। एकेडमिकली भी मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रही। जी। 10th ग्रेड मैंने आईसीएसई मेयो गर्ल से टॉप किया। वाओ! तो आई थिंक बिकॉज़ पेरेंटल सपोर्ट बहुत था, मेरे जी। ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिंग थे। दादी का तो जी। हमेशा से एक सपना था कि वो मुझे कभी टीवी पर देख लें, क्योंकि वाओ! वो बच्चों को स्टेज पर डांस करते हुए देखती थी। आई थिंक तब डीआईडी आता था, जी। तो तब वो कहती थी मैं भी चाहती हूँ मैं तुझे टीवी पर देखूँ। जी, पर तो आपसे मिलकर के हमें एक आभास हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम वो बने जो हर कोई बनना चाहता है। हमारे सबके अंदर एक यूनिक टैलेंट मौजूद है और हमें उसे तलाशना है और उसे निखारना है। जी। आपसे बात करके वाक़ई में हमें बहुत प्रेरणादायी महसूस हो रहा है। एट अ वेरी यंग एज, 12 इयर्स की एज में आपने सिखाना भी इसे स्टार्ट किया, तो आपका डेडिकेशन मैं समझती हूँ इस तरफ बहुत ज़्यादा रहा है। और आपकी ये जो फ़ील्ड है कैलीग्राफ़ी, तो इसमें आई थिंक पेशेंस का और कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप इन दोनों ही गुणों को कैसे अपने अंदर विकसित करती है? पेशेंस, बिकॉज़ अगर जब आप लिखते हैं जी। तो कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, थोड़ा-सा भी आप इम्पेशेंट हो जाएँ
तो आपका फ़ॉन्ट जो आप लिखने जा रहे होते हैं वो बिगड़ जाता है और वो जी। पूरा वापस लिखना पड़ता है क्योंकि ये टाइप तो कर नहीं सकते कि राइट। डिलीट का बटन दबा दिया। जी। कैलीग्राफी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो अब विलुप्त होता जा रहा है, इसलिए मैं डिटरमाइंड थी क्योंकि मेरे लिए ये इतना क्लोज़ था। जी। मैं 6 ईयर्स से सीख रही थी और क्योंकि जूनियर स्कूल में सिर्फ़ मुझे ही कैलीग्राफी आती थी। राइट। तो जो भी पोस्टर्स के काम होते थे, एनुअल डे पर अगर कोई चार्ट्स बनाने हैं तो सारे मुझे ही मिलते थे। तो उस पूरे प्रोसेस में मेरी प्रैक्टिस बढ़ती गई और राइट। जो मेरा हैंड था वो और फाइन होता गया। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है और मैं इसमें समझती हूँ कि आपका डेडिकेशन सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक इतना डेडिकेटेड नहीं होता किसी फील्ड के लिए, तब तक वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचना तो असंभव है, और वो भी 6 इयर्स की एज में। आप वाकई में हम सभी व्यूवर्स के लिए, जो भी यहाँ देख रहे हैं, आप उनके लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन है। आपने ये माना कि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि आत्मनिर्भर भारत, हमें खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो ये आपने वहाँ से जो प्रेरणा ली, तो आज आपकी लाइफ से कई लोग इस एक मुलाकात के शो से देखी प्रेरणा ज़रूर लेंगे, मैं आशा करती हूँ। और गौरी जी, आपकी लाइफ से हम कुछ ऐसी चीज़ जानना चाहेंगे कि एट अ वेरी यंग एज आपको एक क्लैरिटी तो मिल गई कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना है, पर अब आगे के लिए आपका क्या प्लान है? क्या आप स्टडीज़ में एकेडमिकली आगे जाना चाहेंगी या कैलीग्राफी को लेकर के ही अपना करियर बनाना चाहेंगे? एकेडमिकली मैं अपना अंडर ग्रेजुएशन बाहर से करने की सोच रही हूँ। ओके, अब्रॉड ओके। और फिर मैं इंडिया आके उसे इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ जो भी वाओ। मैं सीखूँ। जी। तो एकेडमिक्स यस मैं अपने पूरे करूँगी, कॉमर्स फील्ड मैंने लिया है, बट कैलीग्राफी जो मेरा पैशन है उसे मैं हमेशा कंटिन्यू रखूँगी जी। क्योंकि आई बिलीव कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक होती है और आपका पैशन एक होता है। जी। आप दोनों को अगर जोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी जोड़ना चाहें तो आप इंडिविजुअली दोनों में एक्सेल कर सकते हैं। जी, जी, जी। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि संतुलन लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफ़ेशनल हो, चाहे हमारे पैशन्स हो या हमारा करियर हो। तो ये एक बहुत सुंदर बात आपने यहाँ रखी कि कैसे हम दोनों ही चीज़ों को साथ लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि पैशन हमें कहीं न कहीं वो एक फ़ायर देता है आगे बढ़ने Yes. की, और पर्पस को तो ऑफ़ कोर्स हमें पूरा करना ही है। तो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। साथ में गौरी जी, आपकी लाइफ में ऐसे क्या इंसिडेंट्स रहे जिसने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया? ऐसी कोई चीज़ें हैं, कोई अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है जिन्हें आप अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे? आपने कहा कि पैशन आपको एक फायर देता है जी। आगे बढ़ने के लिए। जी। तो क्योंकि मैंने 12 इयर्स में ही सिखाना शुरू किया, तो पहले मैं खुद भी बहुत हेजिटेंट थी, क्या मैं सिखा पाऊँगी? मेरी राइट। एज से डबल द ट्रिपल द बिल्कुल। एज अगर कोई आएगा तो क्या मैं जी, सिखा पाऊँगी? जी। तो जो मेरी पहली क्लास का हमने फ्लायर फ्लोट किया था, उसमें मैंने नीचे लिख रखा था ओनली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। ओके। पर उस क्लास में भी मेरे पास रिक्वेस्ट्स आई थी कि मतलब 25 इयर्स ऑफ एज, 30 इयर्स ऑफ एज कि ओके। हमें भी सीखना है। जी, तो मैंने थोड़ा हेसिटेंटली ले लिया। जी। पर फर्स्ट जो मेरी क्लास हुई, उसके बाद मुझे लगा कि आई थिंक सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती। जहाँ सीखने की कोई उम्र नहीं है, वहाँ सिखाने जी, की भी कोई उम्र नहीं है। जी। तो करते-करते मैंने ऑलमोस्ट ऑनलाइन 2 सालों में 10,000 लोगों को सिखाया वर्ल्ड वाइड। और ओके। मुझे याद है मेरी एक क्लास में तो नानी की डॉटर और डॉटर की भी डॉटर एक साथ पढ़ रहे थे। वॉव! और इट वाज़ नॉट ऑलवेज़ अप। बहुत लोगों का नेगेटिव फीडबैक भी मुझे कई बार लगता था, नॉट इन टर्म्स ऑफ सेशन बट स्टार्टिंग में जब उन्हें पता चलता था कि मैं 12 इयर्स की हूँ, तो लगते थे कि क्या 12 इयर्स की सिखा पाएँगे? क्या हम जॉइन करें? क्या आपको आता है या मतलब आप क्यों कर रहे हैं ये? जी। तो मैंने बोला आप जॉइन करके देखिए, आपको लगे तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। तो उन्हें सेशन के एंड में वो इतने सरप्राइज़ हो जाते थे कि वॉव! मतलब हमें पता ही नहीं चला कि कोई 12 साल की लड़की हमें सिखा रही थी। जी। कुछ-कुछ सेशंस में मैंने अपना फेस भी हिडन रखा, मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैं 12 या 13 इयर्स की उस टाइम पे हूँ, और मैंने लास्ट सेशन में अपना फेस रिवील किया। तब ओके। उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप वापस लिख के बताओ, हमें कन्फर्म करना है आप ही सिखा रहे थे। तो वो कुछ मोमेंट्स हैं जो मतलब मेरे लिए बहुत क्लोज़ हैं
राइट। और फिर उसके बाद जब मुझे बाल पुरस्कार मिला माननीय प्रधानमंत्री जी से, तब जी, मुझे लगा कि और लोगों को इस आर्ट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मैंने जी। गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर सिखाना शुरू किया। आज मैं 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को सिखा चुकी हूँ कैलीग्राफी। तो वाओ! मैं चाहती हूँ वो भी फिर आत्मनिर्भर बन सकें। सो स्वीट। आपके हार्ड वर्क को कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ सराहा है, और जब हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, तो कहीं न कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। और जैसे कि आपने बताया कि बड़े लोग भी आपसे, बड़ी उम्र के लोग भी आपसे आकर के सीखते थे। ये अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लिए, क्योंकि एट अ वेरी यंग एज जहाँ आपने इतने लोगों तक ये कैलीग्राफी के आर्ट को पहुँचाया, दिस इज़ रियली वेरी अप्रिशिएबल। गौरी जी, जैसे आज आप इस ब्रह्मा कुमारीज़ के परिसर में आए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ आने के लिए आपको किसी ने प्रेरित किया या आपका ये अपना संकल्प था? क्या था इसके पीछे की? मेरी कल सुनीता दीदी जी से बात हो रही थी, जी, तब उन्होंने मुझे एक बात पे बताया था कि सब कुछ शिव बाबा करते हैं। ओके। तो मेरी ये जो 4 डेट्स हैं यहाँ पे, इससे पहले भी एक ट्रिप थी और इसके बाद भी जी, एक स्कूल ट्रिप थी। जी, पर मुझे था कि मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, बिकॉज़ फ्रॉम अ यंग एज मैं स्पिरिचुअली, रिलीजियसली बहुत कनेक्टेड थी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे आऊँ, और उसके बाद भी डेट्स क्लैश हुई, फिर भी मैं यहाँ आ पाई। और शिव बाबा ने सुनीता दीदी के माध्यम से मुझे जो प्रेरणा दी, मैं यहाँ पर आ पाई। जी, बिल्कुल। परमात्मा का ये कार्य होता है कि हमारे अंदर वो विशेषताओं को भरते हैं, और वाक़ई में हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आपको यहाँ आने का अवसर मिला, आप कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ आकर के? मैं बहुत प्रिविलेज्ड फ़ील करती हूँ कि इस एज में ही इतना हाई नॉलेज से मुझे अवगत कराया गया। और मेरा मानना है कि सबको एक बार आके एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ वैसा नहीं है जो आप वर्ड्स में बोल पाओ। जो एक पीस मिलता है यहाँ पे, वो सिर्फ़ एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। राइट। तो आप अपने फ्रेंड्स को और व्यूअर्स को जो आज देख रहे हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ आकर के आपको ऐसा क्या स्पेशल महसूस हुआ, जो आपको बाहर नहीं महसूस हुआ? यहाँ पर जैसे हर 1 घंटे में ट्रैफ़िक कंट्रोल होता है, जी, और हम शिव बाबा को याद करते हैं, जी, हम आत्म-मंथन करते हैं। तो जी, उससे जो आपके माइंड को पीस मिलता है, जी, दैट हेल्प्स यू प्रोफ़ेशनली, एकेडमिकली, राइट। और आपके लाइफ़ के किसी भी पहलू में। हुँ, हुँ। क्योंकि जब आप बार-बार माइंड को रेस्ट देते हैं, तो आपकी एफ़िशिएंसी भी बढ़ती है। सो ट्रू। तो अगेन वो एक्सपीरियंस करने से ही पता चल सकता है, सिर्फ़ बोलने से शायद वो ना हो जी, पाए। बिल्कुल। साइलेंस कहीं न कहीं वो पीस जब हम अंदर क्रिएट करते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी भी एनहांस हो जाती है, यस। और उसका एक्सपीरियंस आपने यहाँ आकर के किया, तो ये परमात्मा का ही एक दिव्य कर्तव्य हम समझते हैं जो आप यहाँ तक आए। तो हम भी बहुत खुश महसूस कर रहे हैं आपसे आज बातचीत करके, और आपके बारे में जानना चाहेंगे कि विशेष और इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ है, जो आप परस्यू करती हैं लाइफ़ में? अभी तो एकेडमिकली, क्योंकि मैं 12th में आ गई हूँ, जी, तो अगेन बोर्ड्स के लिए थोड़ा-सा, जी। एंड मैं इंटरनेशनल बोर्ड में हूँ। तो ओके, आईसीएसई, हाँ जी। तो उसके लिए हमारी स्टडीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं नगर निगम जयपुर हेरिटेज की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ओके, तो मैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ। ओके, जैसे अभी-अभी मेरा एक प्रोजेक्ट था, फ्लोरल वेस्ट टू इंसेंस स्टिक्स, ओके। जो भगवान का है उन्हीं को वापस समर्पित करना। वॉव! तो जितने भी मंदिर और धार्मिक संस्थाएँ हैं, वहाँ पे बहुत सारे फूल चढ़ते हैं, पर वो अल्टीमेटली रिवर्स में या तो चले जाते हैं, या फिर कई लोग तो मंदिर के बाहर ही फेंक देते हैं। तो उन्हें जी, कलेक्ट करके अगरबत्तियों में कन्वर्ट करना, और इन जनरल अवेयरनेस ऑन क्लेanलीनेस। जैसे जयपुर में बहुत एक फ़ेमस फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति, जी, तो तब मैंने बहुत सारी काइट्स पे स्लोगन्स लिखे थे ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड क्लेanलीनेस, ताकि वो जब आसमान में जाएँ, अपने साथ एक मैसेज लेके जाएँ। वॉव! इसलिए मैं यहाँ पर भी आई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी जी, चीज़ें ली गई हैं। हर जगह सोलर पैनल्स लगे हैं। जी, मैं अभी 1 आध दिन पहले उधर पीस पार्क गई थी। जी, वहाँ पर जो ऑडिटोरियम है वो सस्टेनेबल मटेरियल से बना हुआ जी, है, और यहाँ पे गोल्फ कार्ट चलती है, तो आई थिंक आई रियली लाइक दैट। वॉव!
तो ये जो इंसेंस स्टिक्स बनाना है आउट ऑफ वेस्ट, फ्लोरल वेस्ट, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से आई? मैं मंदिर गई थी और बहुत सुंदर श्रृंगार कर रखा था भगवान का। पर जैसे ही मैं बाहर निकली मैंने देखा कि इतने सारे फ्लावर्स उधर ही साइड में फेंक रखे थे। उनके ऊपर कचरा था और मतलब लोग उन्हीं पर चल के जा रहे थे। तो मुझे इतना कॉन्ट्रास्टिंग लगा कि जहाँ अंदर तो हम पूजते हैं सो उसी ट्रू। इतना क्योंकि ब्यूटीफुल सजावट की जाती है, वो जी, फ्लावर्स ही एक एडिशन तो होते हैं जिससे वो इतना बिल्कुल। सुंदर लगता है। और बाहर हम उन्हीं पर स्टेप करके जा रहे हैं। तो आई थिंक दैट उसने एक स्पार्क जगाई मुझ में कि मैं ट्राई करूँ कुछ ऐसा करना कि इसका कुछ मैं रीयूज़ कर सकूँ, रिसाइकिल कर सकूँ। तो तब ये आइडिया आया कि हम मंदिरों के साथ कनेक्ट करके उन्हें ड्राई करके फिर ऑयल्स डाल के फिर हम इंसेंस स्टिक्स बनाएँ। क्या आपने इस बारे में पहले सुन रखा था? कुछ आपको इस बारे में नॉलेज था कि इस तरीके से हम इंसेंस स्टिक्स बना सकते हैं? मुझे एज़ सच नॉलेज तो नहीं था, पर जब मैं रिसर्च कर रही थी, जब मेरे को आइडिया आया कि हाँ, हम अगरबत्तियों में भी तो शायद फ्लावर्स ही डलते होंगे। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तब पता चला कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। और इंडिया में आई थिंक 2 ऑर्गनाइज़ेशंस लार्ज स्केल पर भी ये कर रही हैं। ओके, दैट्स रियली ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि फ्लोरल वेस्ट से यस। कभी इंसेंस स्टिक्स बनाई जा सकती है। तो आपकी लाइफ में आपको इतने अच्छे इंस्पिरेशंस मिले, आप वाक़ई में एक बहुत ही ब्लेस्ड सोल है, हम ये समझते हैं, और आज आप यहाँ आए हैं तो आपकी लाइफ की जर्नी एक बहुत ही अच्छी डिविनिटी की ओर आगे जाए, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। गौरी जी, आज जैसे आप माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारीज़ वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं, गॉडलीवुड स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई व्यक्ति था जिसने आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित किया? 50th इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पर जो शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच रिट्रीट था, इंडिया जी। नेपाल रिट्रीट, हुँ, हुँ। तो मेरा मानना है शिव बाबा ने आदरणीय डॉक्टर सुनीता दीदी जो इस लीडरशिप अप्रोच की फोकल पॉइंट थी, उनके माध्यम से मुझे प्रेरणा दी कि मैं यहाँ आ पाऊँ और मैं यहाँ की जो अल्टीमेट नॉलेज है उसे एक्सपीरियंस कर पाऊँ। तो आपने यहाँ आकर के रिट्रीट में आपने पार्टिसिपेट किया, तो ये रिट्रीट में ऐसा क्या ख़ास आपको लगा? क्या आपने और भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की होगी, तो उससे ये डिफरेंट आपको लगा कि कुछ है इसमें? इन जनरल मैंने एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा अटेंड किए जी, हैं, बट इसके अलावा भी जो मैंने वीडियोस देखे हैं, तो उसमें मोस्टली वो सन्यास प्रीच करते हैं कि आप ओके, सब कुछ छोड़ दो। जी, बट यहाँ पे सबसे डिफरेंट ये था कि आप हर चीज़ से कनेक्टेड रहो, फिर भी आप उनसे कनेक्टेड रहो। वाओ! तो बहुत सारे मोमेंट्स थे यहाँ पे जो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहे। जैसे शायद मुझे 12 साल की एजुकेशन वो नहीं सिखा पाई जो मुझे राशि दीदी ने सिखाया कि आपको दूसरे पर्सन के स्टैंड पॉइंट से उनके शूज़ में जाके उनकी सिचुएशन समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सिर्फ़ अपनी लाइफ़ के प्रोटैगनिस्ट हैं। उनकी लाइफ़ में जो चल रहा है हो सकता है कि अगर आपको उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगा, हो सकता है उनकी लाइफ़ में भी कुछ चल रहा हो जो ट्रू, उनके लिए अच्छा नहीं हो। तो उसकी वजह से उनका आपकी तरफ जो एक रिस्पॉन्स था वो अफ़ेक्ट हुआ। तो बात करने से और उनके शूज़ में जाके उनकी बात समझने से बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा मुझे आदरणीय जयंती दीदी ने भी एक बात कही थी कि अगर कोई आपसे जेलसी में आके कॉम्पिटिशन करना चाहता है, तो आप छोड़ दो क्योंकि उससे आप दोनों जने की प्रोग्रेस रोक रहे हो। वो राइट, आपसे वो छीनने की कोशिश करता रहेगा तो उनकी भी प्रोग्रेस रुक रही है और क्योंकि आप भी उसे डिफेंड करते रहेंगे तो आपकी भी प्रोग्रेस रुक रही है। तो आप गिव अवे कर दो, इससे आप छोटे-बड़े नहीं होगे, गिव अवे कर दो, दोनों की प्रोग्रेस होगी और जो सच है उसे प्रूव करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सच अपने आप ही प्रूव हो जाता है। राइट। तो यहाँ पर तो आके सभी जो शिव शक्तियाँ थीं, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, सभी दादी और दीदियों के जो एक्सपीरियंसेस थे, मुझे लगा उनकी हर लाइन में ही ज्ञान है। मैं जितना ले सकती हूँ लेने की कोशिश कर रही थी। पर ये कुछ मेरे टेक अवे पॉइंट्स थे, जो शायद मेरे दिल को छू गए। जी। सब कुछ वो कराने वाले हैं, आज मैं यहाँ आ पाई तो भी उन्हीं की देन है, मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ तो भी उन्हीं की देन है।
वाह, दैट्स सो ब्यूटीफुल। हम खुद क्रेडिट नहीं लेते हैं जो कुछ हमारे लाइफ में हो रहा है। ऑफ कोर्स ये एक डिवाइन के द्वारा की गई सारी क्रिया होती है, हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आपसे बहुत ही अच्छा मैसेज हमें जानने को मिला। तो आशा करते हैं कि आप यूं ही ब्रह्मा कुमारीज में आते रहेंगे और अपनी जर्नी को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कायम रखेंगे। आज आपसे बातचीत करके वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशन महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, एक मुलाकात केवल एक साक्षात्कार नहीं बल्कि एक संवाद है, एक कला की यात्रा है और एक प्रेरणा है। हम आशा करते हैं कि आज के एपिसोड से आपको अपने जीवन में कई प्रेरणाएं मिली होगी और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, कुछ नए जीवन के अनुभवों को लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।